हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आपका मैथ्स का एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल। एक मोटर बोट है और स्थिर जल का मतलब पानी अभी बह नहीं रहा है। इसकी चाल जो है, ये मान लीजिए मोटर बोट है, इसकी चाल है कितनी बच्चों, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये लिख दिया हमने मोटर बोट की चाल। मोटर बोट की चाल दे रखी है, जो दे रखा है आप पहले क्वेश्चन में नोट कर लीजिए फटाफट से। मोटर बोट की चाल है बच्चों कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर पानी इस साइड बह रहा है तो प्रतिकूल हो गया, मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। कितने, 24 किलोमीटर जाने में। और वही दूरी और 24 ही किलोमीटर जा रही है धारा की दिशा में। पानी इधर को बह रहा है बच्चों इस साइड में, तो 1 घंटा अधिक लेती है। अगर यहाँ को जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस डायरेक्शन में और यहाँ जाने में क्या ले रही है, 1 घंटा ज़्यादा समय ले रही है। धारा की चाल ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए, धारा की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप धारा की चाल मान लीजिए। माना धारा की चाल, जो चीज़ निकालना होता है क्वेश्चन में सबसे पहले उसे मान लेते हैं। हमने मान ली इसकी चाल धारा की कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों सबसे पहले देखिए, मेन इसमें क्या है कि 1 घंटा ज़्यादा ले रही है इस टाइम को जाने में और इस इधर को आने में, यानी धारा की दिशा में जाने में 1 घंटा ज़्यादा समय ले रही है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में करना क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए क्लियर यहीं से हो गया कि यहाँ का टाइम और यहाँ के टाइम का डिफरेंस क्या है, 1 घंटा। ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, 2 बार समय निकालना है। एक जब आप धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं और एक जब आप धारा के अनुकूल जा रहे हैं। और इस टाइम से इस टाइम को घटा देंगे तो 1 घंटा आएगा। तो निकालते हैं, चलिए देखिए। आप देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 चाल है। जब हम कभी धारा की दिशा में तैरते हैं बच्चों तो क्या होता है, दोनों चालें जुड़ जाती हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल, मोटर बोट की चाल लिख दीजिए या नाव, जो भी लिखना है। मोटर बोट की चाल, देखो बच्चों दोनों चाल जुड़ जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, देखो मोटर बोट की चाल कितनी है, 18 प्लस धारा की चाल कितनी है, x। 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा धारा की विपरीत दिशा में। यानी कि जब मोटर बोट जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो मोटर बोट की चाल क्या होगी बच्चों, देखिए 18 मोटर बोट की चाल क्या हो जाएगी, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। कई बार क्या होता है बच्चों, आप क्या करते हैं, x प्लस 18 लिख देते हैं या x माइनस 18। नहीं, मोटर बोट की चाल हमेशा पानी की चाल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब हमें निकालना है लिया गया समय। देखिए विपरीत दिशा में, यानी धारा की दिशा में लिया गया समय। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय। विपरीत दिशा में लिया गया समय, यानी मोटर बोट कितना टाइम ले रही है। जब विपरीत दिशा में चल रही है तो कितना टाइम लेगी बच्चों। देखिए टाइम क्या होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चल रही है बच्चों, 24 किलोमीटर। और चाल कितनी थी धारा के विपरीत दिशा में, 18 माइनस x, इतने घंटे लेगी बच्चों। ये आवर कर दीजिए या घंटे कर दीजिए। देखिए, और धारा की दिशा में लिया गया समय, धारा की दिशा में लिया गया समय। जब धारा की दिशा में चल रही है बोट तो उस टाइम पे कितना समय ले रही है, देखिए 24 ही किलोमीटर जा रही है दूरी बटे, और समय चाल कितनी हो जाएगी, 18 प्लस x। अब देखिए बच्चों कौन सा टाइम ज़्यादा होगा, विच टाइम इज ग्रेटर आपके पास। देखिए ये जो विपरीत दिशा में समय होगा ये हमेशा ज़्यादा होगा। यानी कि ये वाला टाइम प्रश्नानुसार लिख देंगे यहाँ पे। ये वाला टाइम क्या है बच्चों, इस वाले टाइम से जो धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय है, इससे 1 घंटा ज़्यादा है। हमेशा बड़ा वाला टाइम ही आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। अब देखिए इन्हें सॉल्व करना है। देखिए 24 कॉमन दिख रहा है तो पहले तो मैं यहाँ पे 24 को कॉमन कर देता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा 1/18 माइनस x प्लस माइनस 1/18 प्लस x
इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1। 24 यहाँ देखिए, इन्हें हम एलसीएम लेंगे। देखिए 18 माइनस एक्स भी एलसीएम में आ जाएगा और 18 प्लस एक्स भी एलसीएम में आ जाएगा। हर बराबर करने हैं। देखिए यहाँ पे 18 माइनस एक्स है तो इसे 18 प्लस एक्स से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 18 प्लस एक्स से गुना कर देंगे, माइनस ये 18 प्लस एक्स है तो ये 18 माइनस एक्स से गुना करेंगे। तो या तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए या मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, माइनस 18 और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स। यहाँ पे देखिए जब ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ था प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। और देखिए 18 और 18 क्या हो जा रहा है बच्चों, कैंसिल हो जा रहा है, यानी कैंसिल हो गया। और ये कितना आ गया 24 गुना 2x और इसकी गुना कर देंगे। देखिए बच्चों किससे करेंगे, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ देखिए 24 दूनी कितना हो जाएगा 48x बराबर, ये मैं वज्र गुणा में ले आ रहा हूँ 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ले गया मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 1 की गुना 324 से 324, 1 की गुना माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस स्क्वायर। अब हमें देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, अचर पद भी है, तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो द्विघात समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर और ये 48x अपनी साइड है, इस नंबर को भी मैं इधर ला रहा हूँ माइनस 324 इक्वल टू 0। 324 के खंड करने हैं जिन्हें मध्यपद विभाजन का यूज़ करेंगे, जिन्हें घटा करके 48 आए, तो फटाफट से फैक्टर कर लेते हैं। तो एकम 2 1 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से जाएगा ये 27 बार, 3 का भाग जाएगा कितनी बार बच्चों 9 बार, और 3 का भाग जाएगा 3 बार और 3 का भाग आ गया 1 बार। अब ऐसे जोड़े बनाने बच्चों, देखो इसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिन्हें घटा करके 48 आए। तो देखिए फटाफट देख लेते हैं, बड़े से स्टार्ट करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 और मैं ले जा रहा हूँ इधर 27 दूनी 54 और 3 दूनी 6, तो ये दो पार्ट में कर दिए गुणनखंड। 54 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 54x और माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। x कॉमन करेंगे तो x प्लस 54 और यहाँ पे माइनस 6 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, या तो यहाँ पे कॉमन कर दिया मैंने x प्लस 54 आया और एक आपके पास फैक्टर आ गए x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x प्लस 54 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गई माइनस 54, तो ये वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती क्योंकि चाल नेगेटिव नहीं होगी। या x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। आप लास्ट में लिख देंगे कि धारा की चाल कितनी है बच्चों 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा यहाँ पे आगे पीछे हो गया, ध्यान से देख लेना आप इसे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन आता है, पहले आप इसका सूत्र लर्न कर लीजिए कि सूत्र में है क्या आपके पास। माध्यक निकालना है आपको, तो माध्यक निकालने का आप सूत्र लर्न करिए। L प्लस क्या फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको, n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये फॉर्मूला क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि ये सब वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। सबसे पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो अभी तो हमें माध्यक वर्ग ही नहीं पता, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए माध्यक होता क्या है, सबसे बीच वाले पद का मान। तो यहाँ पे तो ऐसे पता नहीं रख पाएगा, तो इसके लिए देखिए एक चीज़ और दिखाई दे रही है इसमें, CF का मतलब संचय बारंबारता, और एक माध्यक ही है आपके पास। माध्यक बहुलक में से केवल माध्यक में ही आपके पास संचय बारंबारता सारणी बनाई जाती है। तो संचय बारंबारता क्या होती है, मैंने आपको 1 मार्क्स में भी दिखाया था। तो संचय बारंबारता क्या होती है, बारंबारताओं का जोड़। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो 1 मार्क्स वाली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे रखा मैंने। तो 4 है तो 4 आ गया। अब 4 में ये 12 वाली बारंबारता जोड़ देंगे, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 12 और 4 16, 16 में 14 जोड़ेंगे, 16 4 20 और 10 30, 30 में 16 जोड़ेंगे 46, 46 में 20 जोड़ेंगे 66, 66 में 6 जोड़ेंगे 6 6 12, 6 1 7 और 1 8, 82, और 82 में 10 जोड़ेंगे 92, और 92 में 8 जोड़ेंगे 100। देखिए
जो इन संचय बारंबार, एक बार यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, इनका जोड़ भी कितना आएगा बच्चों 100। यहाँ पे इसे योग को दिखाते हैं क्योंकि ये बारंबारताओं का जोड़ है और यही है आपके पास संचय बारंबारता। तो ये लास्ट वाला पद और ये दोनों पद क्या हो गए बराबर। तो एक बार इसे भी आप चेक कर लेना। तो इसे हम दिखाते हैं योग को n से। तो करेंगे क्या, हम सबसे पहले हम निकालेंगे n/2 क्योंकि हमें माध्यक निकालना है। तो 100 हो गया, n की वैल्यू कितनी होगी 100, 100/2 कितना हो गया बच्चों 50। 50 देखिए किस वाली CF के अगले वाले में आएगा। देखिए जैसे देखिए 4 है, 16 है, 30 है, 46 है, इसमें नहीं आएगा। किस वाले में आ जाएगा 46। इससे ज़्यादा कौन है बस आपके देखिए 46 से ज़्यादा वाला कौन है 66। तो ये वाला आपका पास 60 to 70 माध्यक वर्ग हो जाएगा। 60 to 70 देखिए, ये देखिए 50 है ना, इस पे नहीं आएगा, यहाँ 46 है, इससे ज़्यादा वाले में आएगा 60 to 70 पे आएगा माध्यक वर्ग। और अब सारे मान जो आपको फॉर्मूले में चाहिए वो सब हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप लिख देना माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एग्जाम में। तो निम्न सीमा कितनी होगी बच्चों, माध्यक वर्ग 60 से 70, तो निम्न सीमा हो गई 60। n/2 तुमने निकाल लिया। CF ये क्या होती है, एग्जाम में लिख देना CF क्या होती है बच्चों, जो माध्यक वर्ग होता है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग 60 से 70 है, तो CF होगा उससे पहले वाले वर्ग की, यानी कितनी आ गई बच्चों 46। और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग देखिए कहाँ है 60 से 70 है, 60 to 70, तो यही वाली क्या हो जाएगी इसकी बारंबारता। मैं थोड़ा सा जो है तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और H का मान हो जाएगा बच्चों कितना 70, यानी उच्च सीमा में से, वर्ग की चौड़ाई कहते हैं इसे, वर्ग की माप, वर्ग की चौड़ाई कुछ भी कह दीजिए। तो ये घटा के आ जाएगी बच्चों कितनी 10। उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देंगे। फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, इसलिए मैंने फॉर्मूला पहले लगा दिया था। L की वैल्यू आई कितनी बच्चों 60, n/2 50 आ गया, माइनस CF आ गया बच्चों आपका 46, F बारंबारता है 20। यहाँ से देखिए जो जो आता रहेगा, यहाँ हमने सब वैल्यू पहले लिख दी है, इसलिए फटाफट वहाँ से देखिए। और इंटू H का मान आ गया बच्चों 10। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 60 प्लस 50 में से 46 माइनस करेंगे 4 इंटू 20/10। अब देखिए कैंसिल करेंगे, 10 बन जा 10 और 10 टू जा 20, 10 दूनी 20, 2 से काटेंगे कितना 2 दूनी 4, और 60 और 2 जोड़ेंगे कितना आ गया 62, यानी 62। तो देखिए आपका माध्यक वर्ग आया था 60 to 70, तो आंसर आप चेक कर लेंगे कि ये इसी के बीच में आएगा 60 to 70 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो खिलौना कैसा है बच्चों, एक शंकु के आकार का है और वो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित है मतलब उसके ऊपर है, तो उसी त्रिज्या वाले गोले पे है। तो यहाँ पे अर्धगोले पे है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ अर्धगोला। इस तरीके का खिलौना है और इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और इस खिलौने की पूरी ऊंचाई दे रखी है बच्चों कितनी, यहाँ से लेके मैं दे देता हूँ पूरी कितनी 15.5 पूरी ऊंचाई। ये ऊंचाई है कितनी बच्चों 15.5 सेंटीमीटर लिख देंगे आप। अब देखिए इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये आकृतियों का संयोजन है। ऊपर कौन है आपके पास शंकु है और नीचे कौन है बच्चों अर्धगोला है। तो दो आकृतियों से मिला हुआ है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान रखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में पहले आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या क्या है। देखिए ये जो है दोनों के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। आप कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये वाला हिस्सा बच्चों जहाँ पे आपका हाथ टच हो रहा है, जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है एक्चुअल में वही पृष्ठ होगा भार वाला, ये वाला पृष्ठ इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए केवल वक्र पृष्ठ का ही फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है ये अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का याद रखिए कितना होता है 4πr², तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2πr²। तो पहले चेक कर लीजिए क्या सब वैल्यू है, त्रिज्या है बिल्कुल राइट है, क्या पाई तो आपको पता ही है, और त्रिज्या इसकी सेम है दोनों की। एल नहीं है बच्चों, एल क्या होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई है नहीं। तो अब हमारे पास देखिए, और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L = √r² + h²।
तो r तो है लेकिन h नहीं है, शंकु की ऊंचाई भी नहीं है। तो इसका मतलब पहले आप चेक कर लेंगे क्वेश्चन में क्या चीज़ है क्या नहीं है, तभी आप फॉर्मूला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास शंकु की ऊंचाई नहीं है, तो शंक्वाकार भाग कह दीजिए, या चलो मैं डायरेक्ट शंकु ही कर देता हूँ। शंकु की ऊंचाई हमारे पास नहीं है, तो शंकु की ऊंचाई को ले लेते हैं हम क्या, h से दिखा देते हैं। और शंकु की ऊंचाई निकलेगी कैसे बच्चों, देखो अब पूरी ऊंचाई पता है, और देखो जो त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई होती है, ध्यान रखना 3.5। तो ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट 3.5 है, और पूरी हाइट है हमारे पास 15.5। तो अगर इस पूरी हाइट से हम इस हाइट को माइनस कर दें तो किसकी ऊंचाई आ जाएगी बच्चों, शंकु की। तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5, डेट इज देखो 15 में से 3 घटा दो 12, 0.5 में से 0.5 घटेगा, कितना हो जाएगा 0। तो 12 सेंटीमीटर आ गई शंकु की ऊंचाई। अब हमें सबसे पहले निकालना है तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई का मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, L इक्वल टू वर्गमूल r का वर्ग प्लस h का वर्ग। तो त्रिज्या कितनी है बच्चों 3.5 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी निकाली अभी, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर का वर्ग। सॉल्व कर लीजिए, 3.5 का वर्ग करेंगे, 3.5 इंटू 3.5, तो 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 3 5 15, 1 3 3 9 और 1 10, 5 7 5 12 का 2, 1 1 2, और ये कितना था 1, तो ये आ जाएगा 1। 2 अंक दशमलव लगा लीजिए क्योंकि 1 अंक यहाँ पे 1 अंक यहाँ पे, 12.25 आ गई। 3.5 का वर्ग आ गया 12.25, और 12 का वर्ग आपको याद होगा 144 होता है। दोनों को जोड़ेंगे, 144 में क्या जोड़ेंगे, खाली 12 जोड़ दीजिए, जो है होल पार्ट से जुड़ता है ना बच्चों। तो 156.25 आ गई किसकी, वर्गमूल निकालना है इसका। देखिए अब मैं एक आपको शॉर्टकट के बताता हूँ। देखिए 12 का वर्ग कितना होता है 125, 13 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169। तो ये कहीं ना कहीं 12 और 13 के वर्ग के बीच में है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में आप सीधा कर लेंगे। देखिए 12 और 13 के बीच में है, लास्ट में 5 है, तो ये आप चेक करके देख लेंगे। 12.5 का क्या है, ये स्क्वायर रूट है, 12.5 का वर्ग है ये कौन, 156.25। अगर आपको निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा देंगे, फिर लॉ मेथड है ये आपके पास, ये आ जाएगा डेसिमल हटा के 1/100, और दोनों का स्क्वायर रूट निकाल के फैक्टर निकालेंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो हमने डायरेक्ट कर दिया इसमें फिलहाल। तो अब देखिए हमें निकालना क्या, अब निकालेंगे हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अलग अलग भी निकाल सकते हैं खिलौने का, मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का, अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अब फॉर्मूला लगा देंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, पाई आर एल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन करना चाहिए तो कॉमन कर लीजिए। देखिए पाई दोनों में कॉमन दिख रहा है, आर दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो एल बचेगा, प्लस यहाँ पे पाई कॉमन है तो 2 बचेगा, एक आर बाहर आया है तो एक आर बच जाएगा। पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7। त्रिज्या कितनी है बच्चों, 3.5 है, तो 3.5 रख लीजिए। और देखो 3.5 क्या होता है, 7 का आधा, तो मैं 7/2 रख देता हूँ, या 3.5 ही रख लीजिए। .5 रख लेते हैं, फिर आपका डेसिमल में आंसर आएगा। एल कितना है बच्चों, तिर्यक ऊंचाई 12.5, क्योंकि सब डेसिमल में है इसलिए मैंने डेसिमल कर दिया, नहीं तो मैं फ्रैक्शन में ज़्यादातर प्रेफरेंस करता हूँ उसमें। तो देखिए त्रिज्या कितनी है इसकी बच्चों, 3.5, तो 3.5 रख दीजिए। अब बच्चों देखिए 7 से ये कट जाएगा, देखिए 3 दशमलव और 7 पंजे 35, और 22 की गुना कर दी मैंने 10.5 से, तो 22 पंजे होता है 110, और 110 और 1 अंक दशमलव, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कितना, 22 की गुना अगर हम 0.5 से करेंगे 11 आएगा, और ये आ गया 12.5 प्लस, देखो ये 3.5 की गुना 2 से, तो डायरेक्ट दुगना कर दीजिए। 3.5 का दुगना कितना हो गया बच्चों, 7। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए ओरल करिए आप जितना हो सकता है, ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे टाइम बचेगा। देखिए 11 इंटू 12 और 7 कितना हो गया बच्चों, 19.5,
अब इनकी गुणा कर देनी है, तो 11 पंजे 55, 5 11 9 99 और 5 104 हासिल 10, 11 एकम 10 और 11 एकम 11 और 10 21 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 11 पंजे 55 का 5, 11 99 5 104 और बचा 10, 11 एकम 10 और 21। आप अलग से भी गुणा कर सकते हैं और 1 दशमलव हो गया अंक यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस आकृति का पृष्ठफल, तो ये केवल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और फॉर्मूले पे आप वैल्यू प्लेस करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एक बहुमंजिले बहुमंजिले है बच्चों, ये है ना, इसे आप कर दीजिए काट करके मंजिले, ये कर देते हैं मंजिले, मंजिल कर दीजिए या मंजिले कर दीजिए, मंजिल। भवन के शिखर से देखने पर, कहाँ से देख रहे हैं बच्चों, बहुमंजिल भवन के शिखर से देख रहे हैं, तो मैंने बना दिया एक बहुमंजिल भवन। ये आ गया कौन बच्चों, भवन। सबसे पहले बच्चों इसमें डायग्राम बनेगा, ध्यान रखिए। अगर आपका डायग्राम सही है तो आपका क्वेश्चन भी सही निकल जाएगा, ध्यान रखिए। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो ये भवन आ गया। देखने पर 8 मीटर ऊंचा एक और भवन है बच्चों, देखो तो एक भवन और बना लेते हैं 8 मीटर ऊंचा, कहाँ पे, हाँ ये बना दिया हमने इस जगह पे, और इसे मैं जोड़ देता हूँ, जमीन भी मैंने दिखा दी, ये हो गया ग्राउंड। ये भवन खड़े हैं जमीन पे, ठीक है ना। तो 2 भवन है, एक तो क्या है, ये भी क्या है, भवन है कितना, 8 मीटर ऊंचा, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है। ये भी एक भवन है और एक भवन ये है, ये बहुमंजिल है, ऊंचा भवन है। के देखने पर अवनमन कोण, अब देखिए बच्चों, अवनमन कोण कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से। अब क्वेश्चन चलिए, यहाँ से देख रहे हैं शिखर, इस भवन के शिखर से देखने पर अवनमन कोण बन रहे हैं बच्चों। तो अवनमन कोण कैसे बनते हैं बच्चों, ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो हमारे पास बनते हैं एंगल कौन से, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हम अवनमन कोण कहते हैं। तो ये आ गया बच्चों इस वाले शीर्ष का, देखिए ऊपर लिखा हुआ है शिखर, इसके टॉप का और इसके बॉटम का, यानी कि तल का अवनमन कोण दिख रहे हैं, कितने दे रखे हैं यहाँ पे। एक का जो है, अगर हम टॉप का यानी शिखर का देखेंगे तो ये आ गया कितना बच्चों, 30 डिग्री, और इसका ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। जब हम नीचे देख रहे हैं और किसे देख रहे हैं, जब इसके इसके बॉटम को देख रहे हैं, तल को देख रहे हैं, तो ये वाला एंगल हो गया कितना, 45 डिग्री। और हमें निकालनी है इस वाले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो बच्चों देखिए, यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, इसे जोड़ लेता हूँ, इसे यहाँ से, ये। अब देखिए बच्चों, एक भवन है हमारे पास क्या, एक तो भवन है बहुमंजिला भवन ए बी है, इसे ले लेते हैं ए बी, और एक छोटा भवन है उससे, उसका नाम ले लेते हैं सी डी, और एक पॉइंट ये है, ये क्षैतिज दूरी के काम आएगा, ये हो गया ई, ले लेते हैं पॉइंट। अब सबसे पहले देखिए बच्चों, क्वेश्चन को करने से पहले तो आपका डायग्राम सही होना चाहिए, मेन है ये क्वेश्चन डायग्राम। अगर आपने सही ढंग से कर दिया, उसके बाद आप आराम से इसमें क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। समकोण त्रिभुज देखिए बच्चों, एक त्रिभुज तो मुझे ये दिख रहा है समकोण त्रिभुज, और एक त्रिभुज हमें ये दिख रहा है, 2 समकोण त्रिभुज। तो देखिए ये भवन की ऊंचाई देखिए CD, और ये क्या है BE। जितनी ऊंचाई CD की होगी, यही लंबा जो ऊंचाई है वो किसकी होगी, BE की। और वेरिएबल भी ले लेते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं AE AB BD CD लेकर के, लेकिन अगर आप इस पे वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने AE को मान लिया कितना, H, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा कि क्या चीज़ निकालनी है। और ये CE की दूरी, और CE की दूरी किसके बराबर है, BD की दूरी के, इसे मैं ले लेता हूँ X। तो हमने क्या क्या लिया देखो, माना यहाँ पे आप सब लिखेंगे बच्चों जो जो आपने लिया है, माना बहुमंजिला भवन AB, भवन कौन है बच्चों, AB, व दूसरा भवन यानी कौन है, दूसरा भवन कौन सा है, CD है, दूसरा भवन CD है, ठीक है। और आपने माना है, माना AE बराबर H मीटर, जो जो आपने माना है उसे आप लिख देंगे, तथा और क्या लिया आपने, CE को लिया कितना, CE बराबर किसके लिया, DB के बराबर X लिया। बस यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब तुम्हें 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज है कौन सा, AEC, तो किसी भी त्रिभुज में आप स्टार्ट कर लीजिए। त्रिभुज AEC में क्या होगा बच्चों,
10 लगा देते हैं। 10 और थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब देखिए इस त्रिभुज का लंब कौन है, ये वाली साइड AE, और इस त्रिभुज का क्या आधार कौन है, देखिए कौन है, CE, और कोण देखिए वैल्यू रख दीजिए 10। इसमें एंगल कितना है बच्चों, देखिए अब एकांतर कोण आपने पढ़ा होगा, देखो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे बच्चों, एकांतर कोण हो जाएंगे, यानी कि ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 और ये वाला एंगल हो जाएगा 45। तो अवनमन कोण अगर दे रखे होंगे तो अधिकतर क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, एकांतर कोण निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना हम, AEC की, तो इसका कोण तो है ही नहीं, तो यहाँ से इसका एकांतर कोण ले लेंगे। तो इस ट्रायंगल का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री, और AE को हमने H मान लिया। H मानने से, H मानो ये आपके ऊपर डिपेंड है, नहीं भी मानेंगे तो आप AE अपॉन, और इसे हमने क्या मान लिया, CE को क्या ले लेंगे X। लेकिन मैंने बताया आपको कि इससे थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है। 1030 त्रिकोणमितीय सारणी में आपने पढ़ा होगा, 1030 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू H अपॉन X, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की गुणा 1 से x बराबर वर्गमूल 3 h, और इसे डाल देंगे आप रिजल्ट नंबर 1। अब चलिए कौन से दूसरा ट्रायंगल समकोण त्रिभुज देखिए फटाफट से, ABD, ट्रायंगल ABD में मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कई बार इस साइड पे कट जाता है बच्चों इधर ना, तो मैं इधर कर देता हूँ। त्रिभुज ABD में इसमें मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ 10, एंगल कितना है बच्चों 45 इक्वल टू, इस त्रिभुज का लंब देखिए, लंब कौन सी साइड है AB, और आधार कौन सी साइड है DC, AB अपॉन DC। 1045 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू AB देखिए बच्चों, AB हाइट कितनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये लिखी नहीं है मैंने, लेकिन ये हाइट किसके बराबर है, CD के, तो ये कितनी हो जाएगी 8 मीटर होगी। तो h + 8, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, AB की हाइट कितनी आ गई h + 8, और DC की हाइट क्या ले रखी है x, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों h + 8। बस ये आपने दोनों ट्रायंगल्स में लगा दिया 10 का फॉर्मूला। अब देखिए मोस्टली 95% या 99% में 10 का फॉर्मूला यूज होता है। एक आंधी वाला पेड़ है, उसमें आपके पास साइन कॉसेज होते हैं जो क्वेश्चंस बुक में है। देखिए नेक्स्ट, अब इन दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे किसकी वैल्यू है x की, यहाँ पे भी देखो x है, इस वैल्यू को x को हम रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 1 से लिख दीजिए, या लिख दीजिए कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, वर्गमूल 3h बराबर h + 8 h, और ये हो जाएगा बच्चों कितना h + 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो h यहाँ भी है यहाँ पे भी है, तो h वाले पदों को रख दीजिए एक तरफ इक्वल टू 8, और जब भी दो h वाले पद हों बेटा बिना देखे कॉमन कर लेना, बराबर 8 सॉल्व कर लीजिए। h का मान निकालना है तो 8/√3 - 1, हर में कभी भी वर्गमूल नहीं रखें। क्लास 9th में सीखा होगा आपने परिमेयकरण, यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाले चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे वर्गमूल 3 -1 है तो यहाँ पे वर्गमूल 3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 गुना वर्गमूल 3 + 1 अपॉन, देखिए यहाँ पे गुना हो जाएगी फॉर्मूले से a - b a + b, तो वर्गमूल 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, और -1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो 8 वर्गमूल 3 + 1, 3 को क्या हो रहा है, हाँ अपॉन 3 - 1 कितना हो गया 2, 2 4 जा 8। तो वर्गमूल 3 का मान अगर आप रखना चाहें तो वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732 कह दीजिए, या 1.73 जो भी रखना चाहें आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2.732, गुना कर दीजिए, हाँ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना बच्चों 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2 1, 4 7 28 1 29 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10.928 मीटर, और इसे अगर आप राउंड ऑफ में करेंगे तो 10.93 मीटर आ गई क्या आई AE की लंबाई। और आपको निकालना क्या है इसमें, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। तो देखो बच्चों ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई जुड़ जाएगी, तो भवन की ऊंचाई क्या आ जाएगी, कौन से वाले की, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो ये ऊंचाई h है, h + 8 थी, तो h का मतलब आ गया कितना 10.93 प्लस कितना था 8, तो 10 और 8 कितना हो गया 18.93 मीटर। तो इस भवन की ऊंचाई आ गई।
दूसरा कह रहा है दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है x, तो x का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 से x बराबर कितना है वर्गमूल 3h, तो वर्गमूल 3 और h का मान कितना आया बच्चों, h का मान आया है, h का मान आया कितना, ये आया कितना 10.93, पर यहाँ पे वर्गमूल भी है तो इसे क्या करेंगे आप, वर्गमूल 3 और h का मान कितना रखेंगे 4 वर्गमूल, चलो 10 पॉइंट ही रख देंगे, कितना 10.93 रख देते हैं, 10.93, और इसे कैलकुलेशन करनी है तो कर लीजिए, नहीं तो 10.93 इंटू 1.732 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आ जाएगी भवनों के बीच की दूरी, इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से h और x लेने पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष से, एक त्रिभुज बच्चों ABC है, इसके शीर्ष से यहां से एक लंब खींचा गया है बिंदु BC पे, साइड BC पे एक लंब खींचा गया है। देखिए शीर्ष A से, और ये साइड है कौन बच्चों, BC, इस पे लंब खींचा गया है, यानी ये एंगल कितने का है 90 का। इस पॉइंट को ले लेते हैं D दे भी रखा है। सिद्ध करना है DB, इस पर नहीं ये रखा है, दिया है BD किसके बराबर है, BD या DB कह दीजिए, BD क्या है 3CD के बराबर है। ये वाली लंबाई इसके 3 गुनी, ये जो है BD जो है CD का 3 गुना है, यानी ये पॉइंट नहीं सॉरी लंब खींचा गया, हाँ ठीक है, BD की लंबाई क्या है 3CD के बराबर है। ठीक है क्लियर। अब देखिए ये सिद्ध करना है, देखिए प्रूफ देखिए मेन, यहाँ देखिए प्रूफ करना है AB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसका है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का है। तो ये देखिए AB यहाँ दिख रही है साइड, AC यहाँ दिख रही है, तो ये इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, ये BC किसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है, तो हम केवल इस वाले में और इस वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। AB का वर्ग, क्योंकि देखिए 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो AB का वर्ग किसके बराबर होगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड देखिए AC का स्क्वायर, देखो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो इस वाले त्रिभुज में भी हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ADC में लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय बच्चों। मैं इसे बिल्कुल आपको आसान तरीके से सिखाऊंगा, बुक में मेथड और भी होंगे, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूं जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकें। देखिए AC का स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ध्यान रखिए अगर ये दोनों एक साइड में होते तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे, इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो घटा दीजिए जरा, ये सबसे इजी मेथड है, क्वेश्चन को देख के और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। तो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जब इसे घटाएंगे तो ये दोनों घटेंगे, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, दोनों के ही चिन्हों को मैं बदल देता हूँ। AD का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा किसका, BD का स्क्वायर माइनस CD लिख दीजिए या DC, कोई बात एक ही बात है। ये आ गया रिजल्ट नंबर 3 डाल दीजिए। अब बच्चों ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, लेकिन BD और CD नहीं चाहिए, हमें चाहिए BC। तो BD ये है और CD ये है, हम BD को भी और CD को भी क्या करेंगे, BC के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, BC देखिए है, BC है क्या, BC देखिए दो साइड को जोड़ के आ रहा है, किस किस को, एक तो BD की साइड को, देखो BC की लंबाई होगी BD की लंबाई प्लस DC की लंबाई, और यहाँ देखिए BD हमारे पास दे रखा है कितना, DB या BD एक ही चीज़ है, 3 CD के बराबर है। चलो मैं CD लिख देता हूँ या 3 DC लिख दो, एक ही बात है, 3 DC या 3 CD के बराबर लिख दीजिए, और इसे DC है तो इसे भी DC लिख देंगे, ये 4 DC हो गया या 4 CD कर दीजिए की बात। तो यहाँ से हमें मेन चाहिए कौन, DC चाहिए। तो DC क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 4 यहाँ पे गुना में है, इधर बटे में चल जाएगा, तो यहाँ से BC बटे 4 यानी कितने, किसके इक्वल आ जाएगा, DC के। तो एक तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए BD की वैल्यू। तो देखिए BD क्या है, BD तो दे रखा है कि 3 CD के बराबर है, देखो यहाँ पे दे रखा है ना DB या BD। तो BD किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, 3 CD के बराबर दे रखा है, और CD की वैल्यू आपने निकाल दी है। DC या CD एक ही बात है, मैं DC ही लिख देता हूँ,
आप कंफ्यूज कर जाओगे इसे। हाँ देखिए, बी डी की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 3 DC लिखी हुई है, 3 CD या 3 DC एक ही चीज़ है। चलो देखिए 3 गुना और DC की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, BC/4। तो यहाँ पे हमारे पास DC की भी वैल्यू आ गई, BD की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यू को हमने रखना है यहाँ पे। तो या तो इसे आप स्टार्टिंग में ही कर लीजिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोनों को, लेकिन ज़्यादा बेटर यही है कि जो आपके पास दे रहा है फिर लास्ट में कन्वर्ट करिए। जैसे क्वेश्चन ने स्टार्ट किया, ये निकालो, ये निकालो, और फिर जो भी कह रहा है माइनस प्लस कर दिया। अब देखिए किसे चेंज करना है, तो खाली इन दोनों को चेंज करना है। तो हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल दी। तो BD कितना आया बच्चों, 3 BC/4। इसे लिख देते हैं, 3 गुना की वजह 3 को गुना करेंगे BC से तो 3 BC/4 का स्क्वायर आ गया। और CD या DC कितना आ गया, BC/4 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3 BC कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 BC² और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, माइनस ये क्या आ गया बच्चों BC² और 4 का वर्ग कितना आ गया 16। दोनों का हर बराबर है तो 9 BC² में से BC² घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8 BC² और 8 से कट भी जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। देखिए ये भी हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में है। यहाँ पे था AB² माइनस AC² बराबर आया कितना BC²/2। तो इस 2 को मैं ले जा रहा हूँ कहाँ पे, गुना में, और यहाँ बचा बच्चों कितना BC²। अब इसे व्यवस्थित कर दीजिए। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, आंसर हमारा आ गया। देखिए 2AB² और इक्वल टू माइनस 2AC² को ले आ रहा हूँ मैं दाएं पक्ष में, प्लस BC², और ये हमारा आ गया जो हमें सिद्ध करना था। तो ये सबसे इजी तरीका है बच्चों, स्क्वायर वाले मेथड में जो जो गिवन है उसे फाइंड करते रहिए। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है इसके अकॉर्डिंग आप पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके और फिर लास्ट में कन्वर्ट कर दीजिए जैसे कि क्वेश्चन कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, बढ़िया से पढ़िए। और इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।